यहाँ आप लोगों के सामने अनुस्वार शीर्षक लेकर मैं आई हूँ। व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार आ रहा है। चलिए देखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं, उसका चिन्ह क्या है। तो अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा हुआ होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाना है, बिंदी या बिंदु के नाम से जानते होंगे। तो व्याकरणिक भाषा में इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का अर्थ क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किस तरह लगाया जाता है, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैं आप लोगों के सामने समझाने के लिए लिख के लाई हूँ, समझते हैं हम लोग। अनुस्वार एक स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए इसे अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह का अर्थ होता है कि ऐसा ध्वनि जो न स्वर हो न व्यंजन हो, उसे अयोग्यवाह नाम दिया गया है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये स्वतंत्र ध्वनि है और अयोग्यवाह है। इसके उच्चारण में पहले स्वर आता है, उसके बाद नासिक के व्यंजन आते। इसका जब उच्चारण किया जाता है तो पहले स्वर का उच्चारण होता है, फिर उसके बाद नासिक के व्यंजन आता है। आगे मैं आपको समझा दूंगी किस तरह से। अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण के समय वायु या ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए इसको नासिक की ध्वनि बोलते हैं। अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला, अर्थात अनुस्वर। तो अनु उपसर्ग लगा है स्वर में, अर्थात स्वर के बाद आने वाला ध्वनि को अनुस्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हिंदी भाषा लेखन में बिंदु अर्थात अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिंदु का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है और इसको समझने के लिए निम्न 3 स्थितियों पर ध्यान देंगे। बिंदु का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है और कई रूपों में होता है। तो यहाँ 3 रूप आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। पहला है अंग अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग कैसे होता है। दूसरा, नासिक के व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कैसे किया जाता है। और तीसरा है अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रयोग, अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव हो सकता है। यहाँ स्वर लगाना जरूरी है। बिंदु अस्वर के साथ ही लगता है। अ की विविधता के कारण ये नियम बना दिया गया है कि अंतस्थ य र ल व और ऊष्म श स स ह व्यंजनों से पूर्व आने वाले अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होगा। तो अनुस्वार बहुत लोगों की समझ में नहीं आता है। तो यहाँ अंग की विविधता के कारण ये नियम बना दिया गया है कि अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व और ऊष्म व्यंजन जो है तालवी स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत्या स्वर, ह व्यंजनों से पूर्व आने वाले अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होगा। बिंदु के प्रयोग के उदाहरण यहाँ आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, चंद, बंद, खंड, रंग, हंस, छंद, जंगल, संहार, चंचल, सुंदर, संसार, संवेदना, सन्यासी, संभव, संयुक्त, संशय,
तो देखिए बिंदु का प्रयोग किया वाला आप लोगों के सामने शब्द दिखाई दिया। अब आइए दूसरा रूप देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पर नासिक के व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। नासिक के अर्थात नाक से उच्चारित करने वाला व्यंजन की जगह बिंदु का प्रयोग। बिंदु का प्रयोग अर्थात अनुस्वार का प्रयोग। नासिक के व्यंजनों का उच्चारण भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह से किया जाता है। हिंदी के बदलते रूप से अब यह नियम बन गया है कि भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजनों की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाए। हिंदी को सरल बनाने के लिए अब उसके बदलते रूप में ये नियम बना दिया गया है कि नासिक के व्यंजन जो स्वर रहित होता है अर्थात स्वर के बिना जो होता है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। उसके लिए आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपके सामने व्यंजन का रूप दिखाई दे रहा है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो अंग ञ ण न म ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं और इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर मतलब 5 अक्षर। तो क वर्ग का ये पंचमाक्षर अंग है, च वर्ग का य है, ट वर्ग का ण है, त वर्ग का न है, प वर्ग का म है। ये नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो स्वर रहित अर्थात स्वर के बिना जब ये व्यंजन आपको दिखाई देंगे तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना है। उसके पीछे भी आपको कई नियम अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क वर्ग दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क वर्ग में देखिए अंग यहाँ दिखाई दे रहा है। पहले इस तरह से लिखा जाता था, कंघा, गंगा, पतंग, शंख। तो इसका शुद्ध रूप अभी बन गया है, यहाँ अनुस्वार लगा दिया गया है। ये अंग को हटा दिया गया है, स्वर के बिना ये अंग को हटा दिया गया और यहाँ क अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा दिया। तो कंघा अब इस तरह से लिखा जाएगा, गंगा, पतंग, शंख। ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है कि 4 ही उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ। च वर्ग में देखिए, च वर्ग में पंचमाक्षर य है। तो यहाँ देखिए पहले इस तरह से अक्षर लिखा जाता था, अब इसको हटाकर अब अनुस्वार के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, चंचल, मंजन, पंच, व्यंजन। ट वर्ग में देखिए ण है, यहाँ स्वर रहित ण दिखाई दे रहा है। अब इन सब के स्थानों पे अब मानक रूप हो गया झंडा, मंडल, पंडित, ठंडा। अब यह अनुस्वार का रूप ले लिया है। यहाँ देखिए त वर्ग, यहाँ बिना स्वर का न देखिए इन शब्दों में। अब इनको हटाकर अनुस्वार का रूप दे दिया गया है। मानक रूप है देखिए हिंदी, दंत, अंधा, पंथ। पर वर्ग में देखिए स्वर रहित म यहाँ पर है शब्दों में। अब इसको हटा के मानक रूप हो गया है, इस रूप में अनुस्वार लगा दिया गया है। देखिए संबंध, कंपन, गंभीर, चंबल। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ देखिए पंचमाक्षर अंग य ण न म अगर स्वर के बिना आते हैं तो अनुस्वार का रूप ले लेंगे। अब तीसरा देखिए प्रयोग अनुस्वार का, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। यहाँ देखिए अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, उसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ कहाँ किया जा रहा है?
यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। जब शीरो रेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तो सुविधा के लिए या कह सकते हैं स्थान अभाव के कारण चंद्रबिंदु को हटाकर वहाँ पर सिर्फ बिंदु लगा दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में चंद्रबिंदु का उच्चारण के जगह बिंदु का प्रयोग लगाया गया है मानक हिंदी में। यहाँ देखिए समझाने के लिए यहाँ मैं कुछ शब्दों को लेके आई हूँ। देखिए यहाँ है आप लोगों के सामने कहीं, गोंद, इन्हें, मैं, हैं, दोनों, क्योंकि, ग्रंथों, छौंक, मैं। तो यहाँ चंद्रबिंदु देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ मात्रा लगा हुआ है, इसलिए चंद्रबिंदु के जगह अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए मात्रा के साथ चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण है, अनुनासिक का उच्चारण है, वहाँ वहाँ अनुस्वार का प्रयोग मानक हिंदी में किया गया है। तो इस तरह से अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग को स्वीकृति मिल गया है। अब आगे देखते हैं कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान देने योग्य बातों में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यदि एक ही वर्ग का अलग अलग वर्ग का पंचमाक्षर साथ साथ आए तो अनुस्वार नहीं बनता है, अर्थात वहाँ अनुस्वार नहीं बनाया जाएगा या लगाया जाएगा। यानी दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो वे अनुस्वार नहीं बनेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक ही वर्ग का या अलग अलग वर्ग का पंचमाक्षर एक साथ आते हैं तो वहाँ अनुस्वार नहीं लगाया जाएगा। यहाँ फिर समझते हैं वर्ण अलग अलग ही लिखा जाएगा, पहला स्वर रहित एवं दूसरा स्वर के साथ। देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ मैं समझाने का प्रयास की हूँ। एक ही वर्ग का पंचमाक्षर, जैसे देखिए यहाँ पर एक हलंत के रूप में, अर्थात एक बिना स्वर का दूसरा स्वर का, उन्नति। यहाँ आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही वर्ग का है पंचमाक्षर, तो इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अन्न यहाँ पर भी नहीं होगा, इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। सम्मान, सम्मेलन, उन्नायक, सम्मति, ऐसे बहुत से शब्द हैं। यहाँ मैं कुछ शब्दों को समझाने का प्रयास की हूँ कि यहाँ पर देखिए एक ही अक्षर, एक है स्वर रहित, एक है स्वर सहित, तो इस तरह से यहाँ अनुस्वार नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए दूसरा ध्यान देने योग्य बातें। अलग अलग वर्ग का पंचमाक्षर, वहाँ भी अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे जन्म, आप यहाँ अनुस्वार नहीं लगाएंगे, इसको आप ऐसे ही स्वर रहित दिखाएंगे। तन्मय, उन्मुख, वांग्मय, चिन्मय, अक्षुण, मृण्मय, तो इस तरह से आप यहाँ अनुस्वार नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आइए सावधानी देने के लिए यहाँ दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए य, व, ह, ये तीन व्यंजन के जो अक्षर हैं, इससे पूर्व पंचम वर्ण स्वर रहित ही लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुस्वार के रूप में नहीं लिखे जाएंगे। यहाँ भी देखिए अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे य से पूर्व अगर कोई पंचम वर्ण आता है और बिना स्वर का आता है, उसको एज इट इज़ लिखा जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे अन्य, वन्य, पुण्य, मान्यता, अरण्य,
व के आगे देखिए पंचम वर्ण कर्ण व, समन्वय। और यहाँ देखिए ह से पूर्व तुम्हें, उन्होंने, कन्हैया, इन्हें, तुम्हारा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं कहीं अनुस्वार नहीं लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ नहीं लगाए जाएंगे? जहाँ एक ही वर्ग का अक्षर हो वहाँ नहीं लगाए जाएंगे, या अलग अलग पंचमाक्षर हो तो भी नहीं लगाया जाएगा, और य व ह से पूर्व अगर पंचमाक्षर हो वहाँ भी अनुस्वार नहीं लगाया जाएगा। तो अनुस्वार जितना दिखने में आसान लगता है उतना ही आपको समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। तो इस तरह से अनुस्वार के विषय में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरे दूसरे वीडियो में अनुनासिक के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।